जी, तो फ्यूल की हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे रॉकेट के अंदर एज अ फ्यूल, या यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, और वो भी सॉलिडिफाई किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सॉलिड फॉर्म में, और फिर यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है उसको बर्न करने के लिए या बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और रॉकेट को जब हम हाइट पर भेज देते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजा जाता है तो वहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन नहीं होती या बहुत कम होती है तो बर्निंग का रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो बर्निंग के रेट के लिए हम जो है ऑक्सीजन को इसके साथ कैरी करवाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यूज़ होती हैं एज अ फ्यूल। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमने ये देखना है कि एक जो टिपिकल रॉकेट होता है उसकी क्या स्पीड है, कितनी हो सकती है, और कितना उसका जो मास, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना फ्यूल हो सकता है। तो ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि एक रॉकेट के अंदर जो 80% रॉकेट का मास होता है वो उसका फ्यूल होता है। क्योंकि फ्यूल बर्न होगा तो रॉकेट मूव करेगा, लिहाजा 80% मास ऑफ द रॉकेट इज इट्स फ्यूल ओनली। और जो एक टिपिकल रॉकेट है वो ट्रेवल कर सकता है विद द स्पीड ऑफ 4000 मीटर पर सेकेंड और 4 किलोमीटर पर सेकेंड और मोर। अब हमारे पास इससे ज़्यादा स्पीड वाले जो रॉकेट हैं वो भी अवेलेबल हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। तो ये वो बेसिक चीज़ें थी रॉकेट के लिए जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब एक और चीज़ इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि देखें, रॉकेट के अंदर जब इंजन फ्यूल को बर्न करता है तो रॉकेट को अपवर्ड ले जाने के लिए एक फोर्स जनरेट होती है, दैट फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। और एक तो आप जानते हैं चूंकि अंडर द ग्रेविटी ये रॉकेट अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है जिसको हम वेट भी कहते हैं। तो दो फोर्सेस बेसिकली, एयर को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है, टू फोर्सेस आर बेसिकली एक्टिंग ऑन द रॉकेट। अब चूंकि ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो चलें फिर इसका ये देखते हैं कि रॉकेट जब ज़मीन से अपवर्ड मूव करता है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या वेरिएबल होती है। उस वेलोसिटी, और ज़ाहिर अगर वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो। तो उसकी तरफ जाने से पहले अब चेक करें, हम ये एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं। वो इक्वेशन है हमारे पास फोर्स की, और फोर्स क्या है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की एक्चुअली डेफिनेशन भी है। व्हाट इज फोर्स? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। और मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। रॉकेट का मास और वेलोसिटी, या गैसेस का मास और उनकी वेलोसिटी, m इंटू वी। तो नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा m इंटू डेल्टा वी, बिकॉज वेलोसिटी भी चेंज होती है रॉकेट में और जो मैस है वो भी चेंज हो रहा है बिकॉज फ्यूल बर्न हो रहा है। और साथ में डेल्टा टी एज इट इज। डेल्टा टी की जगह 1 सेकेंड लगा दें बिकॉज हम इसको स्टडी कर रहे हैं फॉर 1 सेकेंड लेट्स सपोज। तो डेल्टा m ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा v इज वी एग्जॉस्ट। वी एग्जॉस्ट मीन वो गैसेस जो रॉकेट से बाहर की तरफ निकल रही हैं उनको हमने वी एग्जॉस्ट का नाम दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? डेल्टा टी की जगह आप पुट कर दें 1। जब डेल्टा टी की जगह आप 1 पुट कर देंगे फॉर 1 सेकेंड यू आर स्टडिंग इट, तो डेल्टा m ओवर 1 इंटू वी एग्जॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप में f, चूंकि ये f न्यूटन सेकेंड लॉ से हम जानते हैं, f इज इक्वल टू एम ए। अब f इज इक्वल टू एम ए, m इज द कांस्टेंट मास ऑफ रॉकेट एट द लॉन्चिंग पैड। तो m इंटू ए, दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। f की जगह आपने लगा दिया m इंटू ए, क्योंकि पहले आपने ये जो फार्मूला आपने लगाया था फोर्स का, दैट वाज फॉर गैसेस। अब वही फार्मूला हमने रॉकेट के टोटल मास के ऊपर लगाया जो कि लॉन्चिंग पैड में कांस्टेंट था। तो f की जगह एम ए लगा दिया, डेल्टा m इंटू वी एग्जॉस्ट। और नेक्स्ट स्टेप में ये जो कैपिटल M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो जैसे जैसे आपने रॉकेट को फायर किया वो अर्थ से अपवर्ड मूव करेगा, वैसे वैसे फ्यूल तो बर्न होगा। और हम ये भी जानते हैं कि रॉकेट के अंदर 80% जो मास है रॉकेट का वो तो फ्यूल है उसका। तो जैसे जैसे मास बर्न होगा, जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा वैसे वैसे रॉकेट का मास डिक्रीज होगा। जब मास डिक्रीज होगा तो मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन रॉकेट मूव्स अपवर्ड क्या उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, चेंज होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो चूंकि मास डिक्रीज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। तो ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मास डिक्रीजेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, due to the fuel, so acceleration of rocket increases. Thank you very much for watching.